Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 22 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Now हर सेशन में मैं ये बताती हूँ कि इग्नू क्वेश्चंस या यू कैन से इग्नू मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG तो आपको BA लेवल नोट्स रेफर करने हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट और गेट एग्जाम तो आपको BA MA दोनों के नोट्स को रेफर करना पड़ेगा. ना अगर आप लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इग्नू का जो नोट है वो आपको हेल्पफुल रहेगा. सो इग्नू नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, राइट ना. इस पूरे सीरीज का अगर आपको कंपाइल्ड पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम के थ्रू ही होती है. इस पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो. एग्ज़ाम के पास आते आते ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो जाता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउट्स पूछते हैं. सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. यू गाइस नो द रूल्स. लास्ट में आपको मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए. ओके, नाउ मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लाने हैं, बट अगर कुछ ऐसा है जो आपको नया पता चला है तो प्लीज़ उसको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करते रहो. इस प्रैक्टिस को डेली करोगे ना तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगी. नाउ एक चीज़ और है, ये सीरीज़ जो है वो 5 PM हो रही थी अभी तक, बट अब मैंने इसका टाइम चेंज कर दिया है. सो बचे हुए सेशंस जो हैं वो 4 PM होंगे, क्योंकि आपका जो CUET PG का एग्ज़ाम है वो 4 PM होगा. सो आई वांट कि सारे ही लर्नर्स जो फ्री वाले हैं और जो बैच वाले हैं, आप सब लोग 4 PM क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डाल दो. ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी आएंगे, तो मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस टेलीग्राम, क्योंकि इसी टेलीग्राम के थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी क्लास कब है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दी क्लास. नाउ दोज स्टूडेंट्स हु वांट अ बैच फॉर CUET PG, आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो अगर 20 डेज़ में 80 क्लासेस को 2x की स्पीड पे कंप्लीट कर सकते हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर लो. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी देखोगे तो वहाँ पर भी शेयर्ड है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हो. ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, बट हाँ, एक जगह आपको सारा मटेरियल अगर चाहिए तो कोर्स आपकी हेल्प इसमें कर सकता है. ओके, सारा जो डिस्क्रिप्शन है देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो पढ़ लेना. कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो ना. इसके अलावा अगर किसी को बैच नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, तो एक टेस्ट सीरीज भी है. तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसकी दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों को मुझे टेलीग्राम पे बताना होगा अपना नाम और ईमेल आईडी कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और ये मेरा ईमेल आईडी है. तो मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगी. ठीक है, ये ग्रुप एक्चुअली डिस्कशन के लिए है, और मेरे जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से सीरियसली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वाई यू गाइस आर नॉट डिस्कसिंग द डाउट्स. एटलीस्ट खुद से जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो या कोई पुराना पेपर लगा रहे हो, नेट के क्वेश्चंस भी अगर लगा रहे हो तो उसको डिस्कस करो. कोई भी डाउट होता है तो एक दूसरे से डिस्कस करो. डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये प्राइवेट ग्रुप में भी आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगी. इसमें कुछ PDFs हैं जो मैंने शेयर किए हैं. तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो मुझे अपना ईमेल आईडी ज़रूर से मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे बता देना, सो दैट मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे सकूँ. ओके, बिकॉज आई हैव टू चेक कि वो ईमेल आईडी उन स्टूडेंट की लिस्ट में आ रहा है या नहीं, देन ओनली आई कैन गिव यू द लिंक ऑफ द ग्रुप. ओके ना, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें, नहीं कर सकते हो सो इट्स ओके. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ही होगा. इतना सारा MCQ मैंने खुद यूट्यूब पे करा रखा है. इसके अलावा अभी जो हम लोग इग्नू क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चंस हाँ अच्छे क्वालिटी के आपको मिलेंगे. 10 टेस्ट पेपर हैं जो मैंने खुद बनाए हैं अकॉर्डिंग टू CUET PG 2023 एग्जाम. सो देखा होगा आपने 2023 का जो एग्ज़ाम था वो टफ था, तो उसके बेसिस पे मैंने 2024 वालों के लिए ये टेस्ट बनाए थे. ठीक है ना, और भी फुल लेंथ टेस्ट हैं गाइस जो यूट्यूब पे अभी आएंगे. एग्जाम में टाइम है, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो 75 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यूट्यूब पे ही. ठीक है, और वो 4 PM ही करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 PM पे ही आपका एग्जाम होना है, तो उसी हिसाब से हम लोग टेस्ट को करेंगे. या तो वो ऐप पे होगा या फिर यूट्यूब पे होगा. ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हो दोनों चीज़ें तो ठीक है, अदरवाइज मत करना. अच्छा, एक चीज़ और है, फाउंडेशन कोर्स अगर ज्वाइन करोगे तो उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी होगी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. Now, question number 1. Who points out when people make the transition from absolute to relative deprivation, the chances of conflict increases? किसने ऐसा बोला था कि जब लोग absolute poverty से relative
इट्स नॉट पॉवर्टी एक्चुअली, इट्स डेप्रीवेशन, बट हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ते हैं तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, राइट। सो एब्सोल्यूट से अगर हम रिलेटिव डेप्रीवेशन की तरफ जाते हैं तो ये किसने बोला था कि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है? मार्क्स, कोजर, डेरेंडॉर्फ या फिर वेबर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड है इग्नू से, तो इग्नू में ही लाइन है ये। द करेक्ट आंसर इज बी। कार्ल मार्क्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं बोली है जहां पर उन्होंने एब्सोल्यूट या रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात की हो। इट वॉज कोजर हु टॉक्स अबाउट इट, प्लीज रिमेंबर। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉवर्टी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले रखा है यूट्यूब पे, तो उसको ज़रूर से देखना ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जब हमारे पास बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ही हमारे पास नहीं होती हैं, जैसे फूड का ना होना, वाटर का ना होना, शेल्टर का ना होना, राइट। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जब हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे अगर मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सब कुछ है, बट अगर मैं अपने आप को अंबानी से कंपेयर करूंगी तो मैं उसके कंपैरिजन में पुअर हूँ, राइट। सो रिलेटिव पॉवर्टी ये होता है। आई होप गाइज कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट याद होंगे, मैंने पढ़ाया है, बैच वालों को तो पढ़ाया ही है, साथ में यहाँ पर 5 मिनट सीरीज आई थिंक थी जहाँ पर मैंने ये पढ़ाया था, तो अगर नहीं पता है तो पॉवर्टी वाला क्लास ज़रूर से देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which statement is incorrect about reciprocity? now reciprocity का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, स्पेशली जब हम लोग एक्सचेंज वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर हम लोग रेसिप्रोसिटी पढ़ते हैं। अब तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। It is a mutual process of give and take of goods among people or group of people. Either both the parties, the giver and the receiver, benefit from such exchange, or at least one among the two is necessarily at advantage. Homans and Gardner have worked on social reciprocity. It is a process that leads to no formation of social relationship. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। रेसिप्रोसिटी के केस में इसमें से क्या गलत है? The correct answer is D. It is a process that leads to no formation of social relationship. ये बिल्कुल गलत है। सोशल रेसिप्रोसिटी में रिलेशनशिप जो है वो बनता है, फॉर्म होता है, ना कि नो फॉर्मेशन की बात होती है। सो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो सही है। होमास एंड गॉर्डनर ने इस पे वर्क किया है, दोनों पार्टीज जो है उनको बेनिफिट होता है, म्यूचुअल प्रोसेस है गिव और टेक का। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ना मैंने यहाँ पर देखो नोट्स भी ऐड कर दिए हैं, सो जब पीडीएफ दूंगी तो इसको तुम लोग पढ़ सकते हो। रेसिप्रोसिटी इज अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक ऑफ गुड्स among people or group of people in setting where either both the parties benefit from such exchange or at least one among the two is necessarily at advantage. reciprocity का मतलब क्या होता है? give and take, यानी कोई लेट्स से ए ने बी को कुछ दिया है, ओके, सो बी भी ए को कुछ दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन जो होता है वो हमेशा एडवांटेज पे होता है। अच्छा, इससे फॉर्मेशन होता है सोशल रिलेशनशिप का। सो बाकी की चीजें तुम लोग रीड कर सकते हो। ओके, रेसिप्रोसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि होमान्स एंड गॉर्डनर ने इस पे वर्क किया है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Now, question number 3 read करो। The evolutionary theory of social change suggests that all societies change in a consistent direction, progressing through similar stages from। एवोल्यूशनरी थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सोसाइटी चेंज होती है एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन में। तो कौन सी स्टेजेस हैं जो हमें वहाँ पर दिखती हैं, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो हम जा रहे होते हैं वो किस तरह की स्टेज होगी? कॉम्प्लेक्स से सिंपल प्रिमिटिव स्टेज की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज होता है, या फिर फिक्स्ड स्टेज होती है विदाउट एनी प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेशन होता ही नहीं है। सो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एवोल्यूशनरी थ्योरी या एवोल्यूशनरी अप्रोच सोशल चेंज के टॉपिक में भी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B.
ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब हम एवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करते हैं तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, राइट। इसमें क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही होती है, प्रोग्रेस हो रही होती है और ग्रो हो रही होती है। तो हमेशा जब सोसाइटी ग्रो करती है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही तो ग्रो करेगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ तो ग्रो नहीं होता है, राइट। सो बी विल बी द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, हमें हमेशा बेस्ट सूटेड ऑप्शन को ही चूज करना होता है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और वो दूसरे को भी कंसीडर करने लगते हैं कि मैम कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है। बट नहीं, जब हम लोग एवोल्यूशनरी अप्रोच पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ही बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की बात कभी नहीं करते। तो इन दिस केस बी ऑप्शन इज द मोस्ट सूटेड ऑप्शन। ओके, सो हमेशा ये चीज़ एग्जाम में भी अप्लाई करना कि क्या चीज़ सही हो सकती है या किस बारे में हमने पढ़ रखा है। अगर उसके अलावा दूसरा भी रिलेटेबल लग रहा है तो उसको मत टिक करना, हमेशा जो पढ़ा हुआ है, जो बुक में देखा है, नोट्स में देखा है, उसको ही टिक करके आना। ओके, नाउ question number 4. According to Lenski, which type of elite correspond to Pareto's foxes in terms of their innate nature? Now, Lenski also talks about some type of elite and Pareto के बारे में तो हम जानते ही हैं, he talks about circulation of elite theory ही है इनकी पूरी, राइट। सो यहाँ पर फॉक्सेस की जो बात करते हैं ना परेटो, उसको हम लोग लेंस्की के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन ये है, कोर्सिव एलीट, इंड्यूसिंग एलीट, एक्सपर्ट एलीट या फिर कमांडिंग एलीट? द करेक्ट आंसर इज, those of you who are giving B answer, very good. Inducing elites को हम लोग foxes भी कह सकते हैं in the terms of Pareto. Okay? Now you guys can see IGNOU में ये चीज़ directly mention है कि Lenski had defined 4 types of elite but they had already been identified by Pareto. यानी Pareto पहले ही उस बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। सो लॉइन फॉक्सेस ये हम लोग जानते ही हैं, इसके अलावा 2 और हैं, एक्सपर्ट एलीट और कमांडिंग एलीट। सो आउल एंड बियर इसको बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। ब्रैकेट्स में जो दिया है ना उसके बारे में परेटो बात करते हैं और बाकी के जो नेम्स हैं वो लेंस्की के साथ हम लोग जा सकते हैं। ओके, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई थॉट कि क्वेश्चन आता है तो अनकॉमन क्वेश्चन एनटीए पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इसमें से आपको बुक बतानी है कौन सी गलत दी हुई है। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट वेबर, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेरेनडॉर्फ, डिसिप्लिन एंड पनिश फुको या फिर पावर एंड प्रिविलेज अ थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लेंस्की। नाउ बुक्स को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मैम बुक्स को लेके कन्फ्यूजन है, सारी बुक्स एक जैसी लग रही हैं, कैसे तैयारी करें। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि 5 थिंकर्स हैं जो इमीडिएट एग्जाम होने वाला है CUET PG, उनके लिए आपको ये 5 बुक्स करनी ही करनी है। जैसे कि वेबर, मार्क्स, दरखाइम, ये 3, इनके अलावा ऑगस्ट कोंट एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी बुक्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो आपके पढ़ते समय, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो वो आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपने स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ पर वेबर को हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर डेरेनडॉर्फ भी थोड़ा सा आ जाते हैं, या क्लास का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया तो डेरेनडॉर्फ आए। तो इस तरीके से जब टॉपिक में कोई नाम आ रहा है ना तो उनके बुक्स आपको ज़रूर से सर्च करने हैं। और ये चीज़ आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, अभी टाइम है, तो एक जगह लिखते रहो बुक्स। देखो मैं सच बता रही हूँ, अभी भी ऐसा होता है कि बहुत से थिंकर्स की बुक मुझे भी नहीं याद है, बट क्योंकि मैंने ओवर टाइम बार बार देखी हैं बुक्स तो मुझे अब याद हो गई हैं। ओके, सो इस तरीके से जब एवरी डे यू विल प्रैक्टिस कि एक जगह आपके पास पूरा बुक लिस्ट है और आप सुबह उठ के सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर्स देख रहे हो, तो धीमे धीमे इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि एलिमिनेट करना आ जाएगा, क्वेश्चन में देखते ही याद आ जाएगा कि अच्छा ये वेबर की बुक है या नहीं, राइट। सो इस तरीके से पढ़ना है। ओके, और कोई तरीका है नहीं गाइज, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम इंपॉर्टेंट बता देंगी और बस वही एग्जाम में आ जाएगा। सो प्लीज़ ये अप्रोच भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनटीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी ला सकता है एग्जाम में। सो इट इज़ बेटर कि हम सब कुछ पढ़ के जाएं, जो टॉपिक है उसको पढ़ें ही, उसके आसपास का भी सारा पढ़ें, ठीक है। चलो आंसर बताओ इसका क्या होगा और किसकी बुक है ये भी आपको मुझे बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए। अब देखो यहाँ पर ट्रिक यही थी कि वेबर की बुक्स जिसको आती होंगी उसको पता होगा कि फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक नहीं है। सो ये बुक किसकी है ये भी आपको याद रखना है। सो दिस बुक इज रिटन बाय कोजर।
ओके, कोजर को हम लोग सोशल कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक में एनीवे पढ़ते हैं। सो अगर नहीं भी पता था कि किसकी बुक है, दैट इज ऑल्सो ओके। वेबर की बुक अगर पता होती तो ये क्वेश्चन ऐसे आराम से हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो 5 थिंकर मैंने आपको बोले हैं बार बार, इनकी बुक्स आपको गलत नहीं करनी है। ओके, मैं हर सेशन में बुक्स इसीलिए ऐड करती हूँ सो दैट एग्जाम में भी आपकी प्रैक्टिस रहे और आप एकदम शॉक ना हो कि इतनी बुक्स आ गई, राइट? क्योंकि बुक्स से क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसलिए बेटर है कि हम लोग अभी से ही सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को करते चलें, राइट? चलो, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975 इज अ फेमस book of N.K. Bose. Please remember. Now, if we talk about N.K. Bose, तो N.K. Bose एक अर्बैनिस्ट हैं। इन्होंने गांधीयन फिलॉसफी पे काफ़ी काम किया है। इसके अलावा इंडियन ट्रेडिशन पे काफ़ी काम किया है इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें भी याद कर सकते हो। सिंपल अगर विकीपीडिया भी किसी थिंकर का पढ़ लो तो दैट इज़ इनफ। ओके, बुक याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया है, एन.के. बोस की बुक अलग से दी हुई है इग्नू में, एंड दैट इज़ वाई दे बिकम इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। Rational enforcement is based on idea of reason, the self-interest of the partner involved in exchange. Social enforcement involves entering into exchange with the other, and the initial exchange supplies information about the partner's potential to reciprocate. So, इसको भी हम लोग रेसिप्रोसिटी के टॉपिक में ही पढ़ते हैं, रैशनल एनफोर्समेंट एंड सोशल एनफोर्समेंट। द करेक्ट आंसर इज ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग रैशनल की बात कर रहे हैं तो रीज़न होगा, राइट? रीज़न के बेसिस पे जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, और सोशल इन्फोर्समेंट में हम क्या करते हैं कि पार्टनर के पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। ओके, सो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू द प्रेवलेंस ऑफ पॉलीएंड्री? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि पॉलीएंड्री के प्रेवलेंस को सपोर्ट नहीं करता है और लेट्स से पॉलीएंड्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? वी कैन से कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलीएंड्री होता है। सो इसमें से आपको बताना है कौन सा वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है? देखो, डिजायर टू प्रिवेंट द डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी विद इन अ फैमिली, desire to preserve the unity and solidarity of the sibling group, the need for more than one husband in society where men travel for commercial or military purpose, a highly fertile land and prosperous economy that encourages wealth accumulation. So इसमें से कौन सा है जो पॉलीएंड्री का फैक्टर नहीं होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको पता है पॉलीएंड्री क्या होता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी डी। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुत सारे हस्बैंड्स होना, राइट? एक वाइफ के कई हस्बैंड्स होना। तो यहाँ पर अगर लैंड फर्टाइल है तो ऐसा नहीं होगा। लैंड खराब होता है, वेल्थ नहीं होती है, इन सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए पॉलीएंड्री हो सकती है। बट अगर लैंड अच्छा है, बहुत इकोनॉमी बढ़िया है, वेल्थ अच्छा है, तो फिर पॉलीएंड्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डी यहाँ पर सबसे बकवास ऑप्शन होगा, ये कोई फैक्टर नहीं है पॉलीएंड्री का। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर, बाकी सारे सही होंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए पॉलीएंड्री करते हैं लोग, देन यूनिटी बढ़ाने के लिए भी पॉलीएंड्री होता है, और नीड फॉर मोर देन वन हस्बैंड, क्योंकि ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर ट्रैवल करते हैं, अगर मिलिट्री में है लेट्स से, तो फिर हस्बैंड दूसरे भी चाहिए होते हैं, दैट इज़ वाई पॉलीएंड्री ऑल्सो हैपन्स। सो डी ऑप्शन यहाँ पर सबसे खराब है और ये नहीं होगा, ठीक है? सो देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे एग्जाम में या आ सकते हैं जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, बट अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करोगे तो आंसर टिक कर लोगे। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया है। देखो, इग्नू में मेंशन था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉलीएंड्री होती है, ठीक है? तो इसको रीड करना जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following factor contribute to the weakening role of the family in industrial society? इसमें से कौन सा फैक्टर होगा जो फैमिली के रोल को कम करता है, वीक करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? पहला, इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड बिजनेस हाउसेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम, डिक्लाइन इन मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल शिफ्ट्स, एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस ऑन फैमिली फॉर एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। सो इजी क्वेश्चन है, वीक कैसे हो रहा है ये समझो।
फैमिली वीक होगी, कौन से ऐसे फैक्टर की वजह से फैमिली जो है उसकी वैल्यू कम होगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? सब लोग आंसर दो इसका, हिंदी वाले भी रीड करो और चैट में सब लोग आई होप आंसर दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। जब स्कूल्स, बिजनेस हाउसेज ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो फैमिली का जो रोल है वो कम होने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे सारा दिन स्कूल, ट्यूशन इन सब में इतना बिजी रहते हैं कि फैमिली के साथ वो टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली बढ़ेगी तो फिर फैमिली इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वीक नहीं होगी, सो ये गलत हो जाएगा, राइट। थर्ड ऑप्शन है कि मोबिलिटी और ऑक्यूपेशनल शिफ्ट में डिक्लाइन, सो ये भी गलत है। अगर डिक्लाइन होगा जॉब्स में, मोबिलिटी में, तो फैमिली का इंपॉर्टेंस बढ़ना चाहिए, राइट। सो ये भी गलत हो जाएगा। और अगर फैमिली पे डिपेंड रहेंगे फॉर एजुकेशन और रिक्रिएशन तो भी फैमिली टाइज जो हैं वो स्ट्रांग होंगी, ना कि वीक। सो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे गाइज। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो गलत मत करना, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर टिक करना, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच लीगल एक्ट इन इंडिया बैंड बोथ पॉलीजिनस एंड पॉलीएंड्रस मैरिज? एक ऐसा लीगल एक्ट है इंडिया में जो पॉलीजिनस और पॉलीएंड्रस मैरिज को कंप्लीटली बैन करता है। कौन सा है वो एक्ट या लॉ? स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? Now, those of you who have studied about Indian society can do this question very well. बहुत easily आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन कर लोगे। देखो, पॉलीजिनस और पॉलीएंड्रस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हिंदू सोसाइटी में ये अलाउ नहीं होगा। और हिंदू सोसाइटी की बात होगी तो हिंदू मैरिज एक्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिंदू में मैरिज एक सैक्रेमेंट होती है, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और मुस्लिम मैरिजेस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंसीडर करते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मेंशन है तो रीड कर लेना, इसी में से ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो एक बार रीड जरूर करना जब मैं पीडीएफ दूंगी ना। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। जिन्होंने मेरी बात अभी ध्यान से सुनी थी वो तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसका आंसर बताया है। देखो, हिंदू मैरिज इज नॉट अ सैक्रेमेंट, रैदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी टर्मिनेटेड. In Hindu marriage, a formal document known as Nikah-nama bears the signature of the couple. बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज, सब लोग इसका सही आंसर दें चैट में, अभी मैंने बताया है। द करेक्ट आंसर इज बी। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हिंदू मैरिजेस सैक्रेमेंट होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नॉट लगा है, गलत हो जाएगा। जबकि निकाह नामा जो होता है वो मुस्लिम मैरिज में होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि हिंदू मैरिज में होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है गाइस, सो मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 12, बाय ट्रेनिंग डीपी मुखर्जी वॉज वॉट? ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, आपसे सीधा पूछ लेंगे कि ये कौन से थिंकर हैं या बेसिकली इनके पास कौन सा टाइटल है। तो डीपी मुखर्जी को हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? बाय ट्रेनिंग यानी ट्रेन ये किस में हुए हैं? सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी ना। यहाँ पर जो लोग सोशोलॉजिस्ट समझ रहे होंगे गाइस, प्लीज रिमेंबर डीपी मुखर्जी बाय ट्रेनिंग एक इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी थ्योरीज भले सोशोलॉजी में भी यूज होती हैं बट प्रॉपरली अगर बाय ट्रेनिंग देखें तो ही इज अ इकोनॉमिस्ट, ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी? इसमें से कौन सा है जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी का फीचर नहीं होगा? प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ओके। सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखो, फैमिली एज अ प्राइमरी यूनिट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड प्रोडक्शन, हेडमैन एज लीगल अथॉरिटी या फिर डिविजन ऑफ लेबर? रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, सोचो और फिर आंसर दो। सब लोग इसका आंसर दो चैट में। द करेक्ट आंसर, दोज ऑफ यू हु आर गिविंग बी आंसर, वेरी गुड। जब हम लोग हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया, राइट। वहाँ पर तो हम लोग फूड को हंट करते हैं या फिर गैदर करते हैं, है ना। सो एग्रीकल्चर नहीं आएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, इंडस्ट्रियलिज्म लीड्स टू व्हाट? इंडस्ट्रियलिज्म से क्या होता है? इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर अ रिटर्न टू बार्टर बेस्ड ट्रेड सिस्टम? क्या चीज है जो इंडस्ट्रियलिज्म से होती है?
द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप सबने ये आंसर सही दिया होगा। इंडस्ट्रियलिज्म के होने से अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बाकी के ऑप्शंस देखोगे तो वो एकदम अपोजिट हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या फिर इंडस्ट्रियलिज्म से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। एथनो रिफर्स टू स्टॉक ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज अवेलेबल टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। Methodology refers to the strategies which actors use in different settings to make their meanings understandable. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और सोच के आंसर देना कि क्या हो सकता है। यहाँ पर जो दोनों ही ऑप्शंस हैं वो सही हैं। दिस इज अ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम इग्नू। ठीक है। एथनो में हम लोग कॉमन सेंस के स्टॉक को रख सकते हैं और स्पेशली मेंबर्स ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड। ओके। मेथोडोलॉजी में हम लोग अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज को देखते हैं कि कैसे हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, who was the first woman anthropologist of India and the founder of sociology at Pune University? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सो आई होप आप सबको ये चीज़ पता होगी। बताओ कौन है? लीला दुबे, इरावती कार्वे, शर्मिला रेगे या फिर वीना दास? द करेक्ट आंसर इज बी, इरावती कार्वे। आई होप सबको ये आंसर पता होगा। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस गलत मत करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं। ओके। Question number 17, again from your reciprocity topic. Which of the following best describes generalized reciprocity? Generalized reciprocity जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें से क्या होगा जो उसको best describe कर रहा है? ठीक है। A strictly calculated exchange where equal value is returned immediately. एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो आप उसका इक्वल वैल्यू का ही मुझे कुछ रिटर्न कर देंगे। An exchange motivated by compassion and generosity often without expecting immediate return. क्या एक ऐसा एक्सचेंज होता है जहाँ पर मैं आपको कुछ दूंगी बट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले। ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक प्रॉफिट बेस्ड ट्रांजैक्शन होना कि जैसे मेरे पास कोई 10 रुपए का पेन है और मैं आपको 15 रुपए में दे दूं, है ना, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई एक्सचेंज होता है क्या? अ फॉर्म ऑफ बार्टर वेयर गुड्स आर एक्सचेंज एट फिक्स्ड रेट्स। क्या कोई बार्टर सिस्टम होता है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी में? सो बताओ क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड गाइस। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि हम एक्सचेंज करते हैं कंपैशन के साथ, जेनरोसिटी के साथ, बट हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें भी उसके इक्वल या उससे रिलेटेड कुछ भी वापस मिलेगा। ठीक है। प्लीज रिमेंबर। सो यहाँ पर मैंने नोट भी ऐड कर दिया है। आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इट हेयर ओनली। तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी या भी स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूर से इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है। देखो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गाइज जो एक एक क्लास में करना या किसी कंपाइल्ड क्लास में करना बहुत मुश्किल है। करेंगे हम लोग, बट अभी क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम सर पे है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, साथ में आपने वो टॉपिक भी पढ़ लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, आशीष नंदी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट? आशीष नंदी दो तरह के रिलीजन की बात करते हैं। कौन से हैं वो टाइप ऑफ रिलीजन? रिलीजन एज अ मिथ, रिलीजन एज अ फिलोसफी, रिलीजन एज पॉलिटिक्स, रिलीजन एज रिचुअल, रिलीजन एज साइंस एंड रिलीजन एज सुपरस्टिशन, या फिर रिलीजन एज फेथ एंड रिलीजन एज आइडियोलॉजी? ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में गाइस, नेट में आई थिंक आया है। द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज रिमेंबर, जिनके में भी रिलीजन का टॉपिक है ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। रिलीजन एज फेथ और रिलीजन एज आइडियोलॉजी की बात करते हैं आशीष नंदी, प्लीज रिमेंबर। क्या है रिलीजन एज फेथ? रिलीजन एज फेथ को इन्होंने कहा है अ वे ऑफ लाइफ, अ ट्रेडिशन विच इज डेफिनेशनली नॉन मोनोलिथिक एंड ऑपरेशनली प्लूरल। रिलीजन एज आइडियोलॉजी को इन्होंने क्या कहा है? सब नेशनल, नेशनल, क्रॉस नेशनल आइडेंटिफायर ऑफ पॉपुलेशन कंटेस्टिंग फॉर प्रोटेक्टिंग नॉन रिलीजियस यूजुअली पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि हमने देखा है सोसाइटी में रिलीजन को एक तो हम लोग फेथ की तरह यूज करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसपे हम बिलीव करते हैं, जिसको हम मानते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग रिलीजन को एक आइडियोलॉजी भी मानते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग इस रिलीजन को मानते हैं उनकी थिंकिंग, उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, राइट। सो इस तरीके से दो तरह की टाइप ऑफ यू कैन से रिलीजन है जिसके बारे में आशीष नंदी बात करते हैं। ओके। Now, question number 19. Which sociologist work Asylum examines the career and social situation of mental patients and other inmates in confining institution? Now, those of you who know कि Asylum book किसकी है,
आप लोग इसका आंसर बहुत ईजिली दे दोगे, राइट? सो कौन होगा बताओ? हेरोल्ड गारफिंकल, एर्विंग गॉफमैन, मिशेल फुको या फिर टैलकट पार्सन? The correct answer is, those of you who are giving B answer, very good. It is Erving Goffman जिन्होंने Asylum book लिखी है, and it is a very important book. And Erving Goffman also talks about total institution, guys. ये भी याद रखना, एग्जाम में अगर कीवर्ड आएगा तो प्लीज गलत मत करना, ओके? Now, question number 20 and the last question of today's class. Who is best known for developing the concept and method of cultural ecology and a scientific theory of cultural change? इनमें से कौन है जिसने कॉन्सेप्ट या मेथड डेवलप किए हैं इन कल्चरल इकोलॉजी? ऑप्शंस हैं मेलिनोस्की, लेस्ली वाइट, जूलियन स्टीवर्ट, मैरविन हैरिस. It is a easy question. The correct answer is C, guys. Please remember it is Julian Stewart. Now ये ऐसे questions important नहीं है CUET PG वालों के लिए, क्योंकि environment से question बहुत कम आते हैं. हाँ, नेट वालों के लिए ये question important हो सकता है. And make sure कि लेस्ली वाइट, जूलियन स्टीवर्ट, इन सबको थोड़ा सा आप लोग रीड करके जाओ. देखो, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट थोड़ा सा विकीपीडिया देख लिया, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गया तो देख लिया, दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको PhD नहीं करनी है, ओके? So that's it for today, guys. I hope you learned something new from these questions. Comment पे मुझे ज़रूर बताना कि 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, okay? And if you're a sociology student, don't forget to subscribe to the channel, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो इस साल इस पे आने वाला है, okay? एंड दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू मस्ट ज्वाइन. आपको ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी पेपर हो जो आप सॉल्व करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर लिखना होगा, ओके? एंड लास्टली, दिस इज़ द ऐप दैट यू हैव टू डाउनलोड. अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये ऐप ज़रूर से ज्वाइन करनी है. काफ़ी कुछ है अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है. बहुत सारे बैचेस हैं, कंटेंट है जो अभी काम चल रहा है. बट हाँ, एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है बहुत जल्द. बेसिकली आई थिंक होली के बाद होगा, जहाँ पर CUET PG वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग वो मॉक दे पाएंगे, और वो ऑल इंडिया लेवल मॉक होगा. तो उसमें सारे ही स्टूडेंट्स एक टाइम पे 4 PM वो मॉक अटेंड करेंगे, जस्ट लाइक एग्जाम, ठीक है? सो वो मैं बना रही हूँ, बहुत जल्द मैं उसकी डेट्स भी डिक्लेयर करूँगी. तो इसलिए जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्लीज़ कर लेना. कोई भी इशू आए तो मुझसे पूछ सकते हो. एप्पल डिवाइस या फिर आईफोन है अगर आपके पास, तो भी उसका एक प्रोसीजर है ऐप डाउनलोड करने का, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके? चलो कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.